गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 27 फरवरी 2021 है, दिन है सैटरडे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, राइट, अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, तो जो हम कहते हैं कुदरत या फिर अल्लाह या फिर ईश्वर या फिर गॉड, जो भी अलग अलग नाम अलग अलग लैंग्वेजेस की वजह से या फिर अलग अलग धर्मों की वजह से जो भी हमने अलग अलग नाम दिए हैं, ये जो हेल्प है, ये जो कुदरत है, ये 24/7 365 डेज ये हेल्प अवेलेबल हैं। ये हेल्प अवेलेबल हैं। शायद आपको ये बात इलॉजिकल लगे, लेकिन कभी कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू आस्क ये कुदरत से एक रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, जो भी आपको मदद चाहिए उसकी बात कुदरत को कहें। द नेचर, दिस वर्ल्ड विल हेल्प यू। ये सच बात है। थिंक अबाउट इट। एंड आज हमारे टेबल के ऊपर हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग, इसमें तीनों के तीन आर्टिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। डियर फ्रेंड्स, कल संडे है और आज है सैटरडे। तो आज और कल बस अब 2 दिन बचे हैं। मंथ एंड सेल जो है वो कल ख़त्म हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट आज भी अगर आपने स्मार्ट कोर्स परचेज नहीं किया है, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू और इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, राइट, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो लेट्स डू वन थिंग। पहले ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स के बारे में एक विस्तार से इंफॉर्मेशन जो है वो आप एक्वायर कर लें। इट विल टेक 5-10 मिनट्स। जब आपको पता चल जाएगा, देन यू डिसाइड कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। भारत की कुछ बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इन कोर्सेज को डिज़ाइन किया है, तो एटलीस्ट एक बार इनको देख लीजिएगा। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। कल के आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको एक बार देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल सरकार ने यह तय किया है कि अगर आप कुछ भारत के राज्यों से वेस्ट बंगाल में फ़्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करेंगे तो आपको एक नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 राज्यों के नाम है। कौन सा राज्य जो हैं वो इस कैटेगरी का पार्ट नहीं है। जो एक लिस्ट वेस्ट बंगाल सरकार ने रिलीज़ किया है, तो उसमें 4 ऐसे राज्यों के नाम हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो 4 राज्यों के नाम है, उसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। 25 मेगावाट या फिर उससे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में भारत ने कब से गिनने की शुरुआत की। आर्टिकल 190 किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। यूके और कुछ दूसरे देशों ने यूएनएचआरसी को ये कहा है कि एक ऐसा देश है जिसमें कुछ 26 सालों तक ये सिविल वॉर चला, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, राइट, क्या क्या गलत चीज़ें सरकार ने की, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन जो है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया है। तो वो कौन सा देश है। फिर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स किस स्पोर्ट्स या फिर गेम के साथ जुड़े हुए हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है, आउटरेज ओवर आउटेज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक टेक्निकल ग्लिच आ गया और इसकी वजह से एक लंबे टाइम तक, लगभग पूरा दिन यानी कि सुबह से लेकर 3:30 बजे के आसपास तक, जो नॉर्मल टाइम होता है शेयर मार्केट का, उस टाइम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बंद रहा। जस्ट इमेजिन, कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे थे कि कल जैसे ही मार्केट खुलेगी मैं अपने शेयर्स जो हैं वो बेच दूंगा ताकि मेरा नुकसान जो है वो कम हो जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि ये शेयर्स जो हैं वो मैं ख़रीदूंगा या फिर बेचूंगा, वट एवर इट इज़, राइट, ताकि मैं प्रॉफिट या फिर नुकसान को, प्रॉफिट बढ़ा सकूं, प्रॉफिट को, लॉस को कम कर सकूं। तो इतने कितने सारे लोगों का, कितने करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया होगा, कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होगा बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल ग्लिच। और ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये इस प्रकार के जो टेक्निकल ग्लिच के इंसिडेंट्स हैं, वो इस बात को प्रूव करते हैं कि ये जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, या फिर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा होता है। सी, इट्स अ टेक्निकल थिंग। तो ऐसा होना, आज मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए
तो ये बात टूट सकती है. दिस इज समथिंग दैट इज टोटली आउट ऑफ माई कंट्रोल, आपके कंट्रोल के बाहर है. लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो इसमें करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा, मेरा या आपका या फिर किसी का. वी कैन अगेन स्टार्ट वंस थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल. लेकिन यहाँ पर तो पैसे लोगों के जुड़े हुए हैं और लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है, इन्वेस्टर्स का जीवन जो है वो बर्बाद हो सकता है. तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रोबस्ट बनाना चाहिए. इसमें प्लान ए, प्लान बी जैसी चीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. तो अगर मेरे पास 3 इंटरनेट की लाइंस हैं, आई एम यूजिंग वन, मैंने ऐसे सिस्टम क्रिएट किए कि अगर इंटरनेट 1, 2 और 3 जो हैं तो इसमें कोई भी एक बिगड़ जाए, लेट्स से इंटरनेट 1 का इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 और नंबर 3 जो हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट पर आ जाएंगे और नंबर 1 जो है वो यहाँ चला जाएगा. अगर बात करते करते 2 भी बिगड़ गया तो 3 है. तो ऐसे लेयर्स क्रिएट किए जा सकते हैं. तो प्रश्न ये है कि क्या ऐसे लेयर्स क्रिएट किए गए थे? While the market regulator has asked, मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी ने एनएससी को ये कहा है कि आप डिटेल्ड रूट कोस एनालिसिस कीजिए, हमें बताइए कि एग्जैक्टली ये होल्ड कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, क्या क्या प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो किए, एक्सेट्रा. एक दूसरी चीज़ भी है जिसको कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी. डिज़ास्टर रिकवरी जो है ये इस स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ी हुई बात है. इसमें एक डिज़ास्टर रिकवरी साइट होती है और जब भी ऐसा कोई इश्यू होता है तो डिज़ास्टर रिकवरी जो है ये डिसरप्शन हुए बिना आप ट्रेड जो है वो कर सके, ऐसी एक सिस्टम, एक प्रकार का बैकअप. राइट, तो ऐसे सिस्टम हैं. ऐसे सिस्टम होने के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन क्यों हुई? तो 3 प्रश्न हमारे सामने उठते हैं. द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई वाज द ट्रेडिंग नॉट माइग्रेटेड टू डीआर साइट. ये जो ट्रेडिंग है, अगर टेक्निकल इश्यू हुआ तो ऑटोमेटिकली जो हमने 1, 2, 3 वाला एग्जांपल देखा, तो ऐसा ये अगर 1 है और ये 2 है डीआर, तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 पर चला जाना चाहिए था. तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाउ डिड ऑल द टेलीकॉम लाइन्स टेलीकॉम लिंक्स बिकम अनस्टेबल एट द सेम टाइम. अगर 3 अलग अलग इंटरनेट कंपनीज का, मेरे पास जियो का, फिर एयरटेल और टाटा, लेट्स से वोडाफोन या फिर वीआई, जो भी उसका नया नाम है, तो अगर मेरे पास 4 अलग अलग कंपनीज के इंटरनेट है, अगर जियो में कुछ इश्यू हुआ देन आई हैव सम अदर कंपनी, उसके बाद कोई और कंपनी है. तो इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे ही होती है. तो हाउ डिड ऑल टेलीकॉम लिंक्स, क्यों सारी टेलीकॉम लिंक्स जो हैं वो अनस्टेबल हो गई एक ही टाइम पर? If there was no impact on trading system, was the halt really necessary given that the risk management need not be done real time? अगर ये होल्ट जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुई थी तो ये होल्ट क्यों हुआ? तो ऐसे कुछ प्रश्नों के जवाब जो है वो डेफिनेटली सेबी एनएससी से मांग रहा है. दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, ये इस बार जो होल्ट हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती, नॉट प्रॉब्लम, एनएससी ने जो किया वो ये है कि लोगों को जो है, ट्रेडर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की. क्यों ये हुआ, कब रिस्टार्ट होगा, ये किसी भी चीज़ के बारे में ऑल ऑफ द सडन बंद हो गया, ऑल ऑफ द सडन स्टार्ट कर दिया गया. एक और चीज़, सेबी को एक नया रूल या फिर एक पॉलिसी क्रिएट करने की आवश्यकता है कि ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो हैं उनको कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए. तो इसके बारे में, इसको लेकर एक पॉलिसी डिज़ाइन की जा सकती है. और सैटरडे संडेज़ को मार्केट वैसे बंद होती है ना, या फिर संडेज़ को लेट्स से, तो संडेज़ को क्या करना चाहिए, एक प्रकार की ऐसी ड्रिल क्रिएट की जा सकती है. महीने में एक बार आप ऐसे ड्रिल क्रिएट करें कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है देन व्हाट यू विल डू. मूविंग ऑन, ब्लड ऑन हैंड्स, ये पायोनियर का एक आर्टिकल है. वर्ल्ड कप, किसी भी गेम, चाहे टूर ए फ्रांस हो, चाहे कबड्डी का वर्ल्ड कप हो, चाहे रेसलिंग का हो, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी गेम में वर्ल्ड कप जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स, उस गेम के साथ जुड़े हुए लोग, उस गेम के स्टेक होल्डर्स. अगर आपको चेस पसंद है तो अगर चेस का वर्ल्ड कप कहीं पर चल रहा है तो आपके पड़ोस में या फिर आपके परिवार के लोग चेस में इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन आप नॉर्वे में भी चल रहा है या फिर रशिया में भी चल रहा है तो आप उसको देखेंगे.
इंटरनेट पे या फिर टीवी में, व्हाटएवर इट इज, कहीं कोई भी सोर्स हो सकता है, तो मैक्सिमम दुनिया भर के लोग जो हैं वर्ल्ड कप जो है, किसी भी गेम किसी भी स्पोर्ट का वर्ल्ड कप जो है वो सबसे बड़ी इवेंट होती है, एज वी ऑल नो। ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, अगर किसी देश में 2012 की बात है, 2012 में यूके में लंदन ओलंपिक्स हुए, तो उस टाइम पर अगर आप देखें तो यूके वॉज इन अ सॉर्ट ऑफ रिसेशन, राइट, रिसेशन में था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन ये जो लंदन ओलंपिक्स है उसके लिए तैयारी तो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, और लंदन ओलंपिक्स जो है उसकी वजह से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। दुनिया के अलग अलग देश के लोग जो हैं वो लंदन में आए, तो एयर फ्लाइट से लेकर होटल्स, खाने पीने के बिजनेस को, फिर लोग घूमने के लिए जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, टी शर्ट्स खरीदते हैं, वो जैकेट्स एंड जर्सीज एंड थिंग्स, 2012 ओलंपिक्स के। तो कपड़ों का बिजनेस चला, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक क्षेत्र में ओवरऑल इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिली बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्टिंग इवेंट। हमारे देश में भी जब स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं, आईपीएल की शुरुआत होगी या ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कोर्स आई डोंट फॉलो क्रिकेट इसलिए पता नहीं है, लेकिन कुछ बिडिंग विडिंग चल रही थी कुछ दिनों पहले की बात है, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था। एनीवे, तो कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो आपके देश में जब होती है तो आपने लेट्स से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, राइट, तो ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का आपको 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़ भी मिल सकता है। इसके अलावा इसके दूसरे बेनिफिट्स जो हम पैसों में काउंट नहीं कर सकते। आपके देश में, आपके शहर में जब ओलंपिक स्टेडियम क्रिएट किया गया है, तो उसके बाद फिर लोग जो हैं वो रनिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, ये स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेंगे, तो आपका शहर जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा हेल्थी हो जाएगा, जिसके बेनिफिट्स 50-100 सालों तक आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब कतार जो है, कतार फिफा का जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है नवंबर 2022 में। तो ये कतार के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, कतार के लिए इट्स ए सॉर्ट ऑफ प्राउड मोमेंट। सो ये है कतार नाम का एक देश, एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान हियर, राइट। ये अरेबियन सी का वाटर है ये वाला पानी, और यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान, ये आप जो देश यहाँ पर हैं, दिस इज़, मैं थोड़ा जूम कर दूँ आपको समझाने के लिए। सो दिस इज़ बंदर अब्बास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और लेट्स जूम इट आउट अ लिटिल बिट, जस्ट अ सेकंड, ओके, नाउ वी आर रेडी। तो ये जो है ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान देश है, मस्कत इसका कैपिटल है, दिस इज़ यूएई, ये दुबई और अबू धाबी, एंड ये है ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और दिस इज ईरान, ये ईरान है, ओके। दिस इज कुवैत, ये छोटा सा कुवैत है, एंड दिस इज सऊदी, ये रहा रियाद, दिस इज सऊदी। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी, लेकिन मैप वर्क जो है दैट इज़ ये होना चाहिए, तो मीन्स मज़ा भी आता है मैप में, मुझे तो खास करके आता है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि कौन सा देश कहाँ पर है एंड थिंग्स लाइक। तो ये है बहरीन, एक छोटा सा देश है, और उसके बहरीन, सऊदी अरेबिया और यूएई के इर्द गिर्द आपको ये देश देखने को मिलता है। सऊदी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एज यू कैन सी हियर, लैंड बाउंड्री, और यहाँ पर एक वाटर बाउंड्री शेयर कर रहा है बहरीन का एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर उसके साथ, दिस इज़ कतार हियर, दोहा इसका कैपिटल है। तो दिस इज़ द कंट्री हियर। अब हमारे देश के बहुत सारे लोग कतार में रहते हैं, तो आपको कतार के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होगी, राइट। अब ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस वर्ल्ड कप वाला, तो ये चिंता का विषय हमारे देश के लिए इसलिए है क्योंकि 2010 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो 5 ऐसे साउथ एशिया के देश, इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इसके बहुत सारे मजदूरी करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे लोग इन अरबिक देशों में जाते हैं। टोटल 6500 लोगों की मृत्यु हुई है हर हफ्ते, एवरी वीक 12 लोगों की मृत्यु होती है। ये
द गार्डियन नाम का न्यूज़पेपर, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर, बेस्ट एजेंसी इन द वर्ल्ड में, वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है द गार्डियन। तो ये गार्डियन न्यूज़पेपर का कहना ये है कि वहाँ पर कतार में हर हफ्ते 12 लोगों की मृत्यु होती है। भारत के कुछ 2700 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और दूसरे केन्या, फिलीपाइंस जैसे देशों के मज़दूर जो हैं, उनका आंकड़ा अगर हम ऐड करें तो ये जो फिगर है, टोटल फिगर, ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो इट इज़ द राइट टाइम, ये एक वक्त है कि इंडियन गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो हैं, UNHRC को मिलकर कतार को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके वहाँ पर इतने सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो क्यों मर रहे हैं। कई लोग बीमारी की वजह से मर रहे हैं, कई लोगों को राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, कई लोगों को सेफ्टी की वजह से वो मर रहे हैं, राइट, कहीं से गिर गए, कुछ हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ऊपर एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इज़न्ट इट? हमारे कितने सारे लोग मर गए हैं, कैन यू बिलीव इट, 2711, और हर हफ्ते 12 लोगों की मृत्यु हो रही है। और ये तो गार्डियन का कहना है। अगर प्रॉपर अगर आंकड़ा, मीन्स गार्डियन ने अपना बेस्ट दिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट और सारा एक प्रॉपर डेटा निकाला जाए तो ये 12 का 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, यू नेवर नो। नीड टू रिवैम्प, एक बहुत ही थरो, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही इन डेप्थ आर्टिकल है ये, मिलेनियम पोस्ट का आर्टिकल है, आज का हमारा लास्ट येट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है सुशील के सिंगला, जो फॉरेन ऑफिसर रह चुके हैं, और आदित्य सिंगला, जो JNU के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा, इट्स अबाउट एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 2020-21 की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, ये अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के भारत में, जो भी रिकॉर्ड्स थे, उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा, क्योंकि इस बार कहा जाता है कि हमारी GDP का जो टोटल, लेट्स से हमारी ये अगर एक पाई चार्ट बनाए तो हमारी GDP का 15% जो है, 15% हमारी इकोनॉमी जो है उसमें, मीन्स 15% जितनी जो पाई है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। अब ये इंक्रीज़ होके 17% होगी, तो दैट इज़ लाइक 2% का इंक्रीज़। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड थिंग, एक अच्छी बात है। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को हमने 1991 में लिबरलाइज किया, जिसको हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसा ही एक LPG जो है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चाहिए। अब किसानों के प्रोटेस्ट चले, प्रोटेस्ट के टाइम पर भी हमने इन विषयों के ऊपर डिस्कशन की थी, तो मैं सारे टॉपिक्स को उसके उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने एक के बाद एक देखा था कि APMC के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ क्या हैं, लीगल MSP के साथ जुड़े हुए इश्यूज़, ये सारी चीज़ें मैं ब्रीफ आपको डेफिनेटली दूंगा। अगर आज आपका पहला दिन है तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, वो जो किसानों वाला जो आंदोलन था, उसको भी लगभग एक महीना हो चुका है, लगभग एक महीना हो चुका है जब से वो पीक पर था। तो उस टाइम पर हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी। तो द ओनली थिंग आई वुड रेकमेंड इज़ कंटिन्यूटी। अगर आप किसी भी, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू, आप किसी भी फैकल्टी को अगर फॉलो कर रहे हैं, इस प्रकार की सीरीज़ चल रही हैं, तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज जो मैंने बात की, शायद उतने ही विस्तार से मैं कल ना कर पाऊँ, लेकिन आज अगर आपने मिस कर दिया है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा बहुत सारे चीज़ें, विच इज़ वेरी लॉजिकल। ओके, एनीवे, at present the marketing of agriculture produce is regulated under APMC, Agricultural Produce Market Committee। मार्केटिंग यार्ड्स जो हैं, वहाँ पर आपको आपका सामान बेचने को जाना पड़ता है। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूं। मेरे एक मामा हैं, और अभी मैं जो एक कज़िन मामा है, तो उनके साथ मैं बात कर रहा था। मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो गांव भेजनी थी। तो वो एक नज़दीक के शहर में, एक नज़दीक का जो टाउन है, गांव से उस टाउन में आने वाले थे, जो हमारा होम टाउन है। तो मुझे कुछ पैसे भेजने थे। तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड टू, मैंने मामा को पूछा कि आप कब आ रहे हो। तो ही टोल्ड मी कि मैं शाम तक वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, राइट,
और फिर वो ही वॉज गोइंग टू लीव दैट टाउन, वो दूसरे दिन आफ्टरनून वो जाने वाले थे। क्यों पता है? क्योंकि वो मार्केटिंग यार्ड में दाल बेचने के लिए आ रहे थे। ही इज़ अ फार्मर, तो पूरा ट्रैक्टर भर के वो गांव से फिर मार्केटिंग यार्ड, शाम को वहाँ पर पहुँचे, फिर पूरी रात वहाँ पर रहेंगे। सुबह या फिर दोपहर तक उनका टर्न आया, और जब मैंने उनको कॉल किया तो दूसरे दिन लगभग 24 आवर्स में जब वो उस वहाँ पर पहुँचे उस टाउन में, फिर उसके 24 घंटे के बाद ही वो 6 बजे के आसपास वो घर जा रहे थे। उनका जब मैंने फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि मैं 1 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, मेरा सामान जो है वो बेचकर मैं वापस जाने के लिए तैयार होऊंगा। लेकिन शाम को 6 बजे भी वो अपने घर नहीं पहुंचे थे। कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से, ट्रैक्टर में थोड़ा और ज़्यादा वक्त लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं या फिर 2.5 घंटे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे तो लाखों करोड़ों किसान जो हैं, जब उनका सामान तैयार होता है तो उनको ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में जाना पड़ता है, और जो भी पैसे उनको मिले वो उनको अगर उनको पैसों की आवश्यकता है तो उनको बेचना पड़ेगा वो सामान, या फिर स्टोरेज तो वो कर नहीं सकते क्योंकि स्टोरेज की कोई ऐसी खास फैसिलिटी नहीं है गांव-गांव में। तो ये प्रॉब्लम्स जो एपीएमसी के हैं, इसको रिमूव करने की कोशिश की द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 ने, कि एपीएमसी में ये है कि आपको ये सामान एपीएमसी में ही बेचना है, आप बाहर नहीं बेच सकते, राइट। और ऊपर से आपको टैक्स पे करना है, जो सामान है उसके ऊपर एक टैक्स भी लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हटाने के लिए कि एपीएमसी जो राज्य सरकारों के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, तो एपीएमसी के बाहर भी आप सामान बेच सकें, आप ई नाम में सामान बेच सकें। आप किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो वो भी आपसे सामान खरीद सकता है। ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने तैयार किए हैं। तो एपीएमसी का जो दबदबा है, जो एक मोनोपोली है, राइट, ये मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की है नए रूल्स ने, नए कानून ने, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर किसानों की जो डिमांड है लीगल एमएसपी की। लीगल एमएसपी का मतलब ये है कि अगर लेट्स से सरकार ने ये कहा, अगर लीगल एमएसपी हो जाती है, लेट्स से, आई होप ये ना हो क्योंकि ये सही चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आई विल टेल यू। अगर 10 रुपये पर किलो गेहूं की प्राइस है, तो हो सकता, तो ये होगा कि अगर ये लीगल एमएसपी है तो आपसे अगर किसान से कोई 9 रुपये में ख़रीदेगा तो उसको जेल की सज़ा हो सकती है। तो कोई भी ट्रेडर ये गलती नहीं करेगा। फिर होगा ये कि ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि ये लीगल हैं, तो ट्रेडर्स जो हैं वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे। जब गेहूँ, चावल एक्सेट्रा वॉटेवर जो भी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो फिर वो मार्केट में से कुछ चीज़ें खरीदेंगे नहीं। सरकार को इसको ख़रीदना ही पड़ेगा क्योंकि एक लीगल एमएसपी सरकार ने ही डिक्लेयर की है और कोई और ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। और जब सरकार ने 10 रुपये पर किलो में चीज़ों को ख़रीद लिया, सरकार के पास ये स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको मार्केट में बेचने के लिए सरकार मजबूर हो जाएगी, और उस टाइम पर 7 रुपये 8 रुपये में ये जो ट्रेडर्स हैं वो सरकार को ऑफ़र करेंगे। तो सरकार को, किसान को पैसे मिले 10 रुपये पर किलो, सरकार को 2 रुपये 3 रुपये पर किलो नुकसान हुआ, और ट्रेडर्स जो हैं वो फिर से ये 7 रुपये 8 रुपये में ख़रीदेंगे और फिर 10-11 रुपये में रिटेल प्राइस में बेचेंगे। तो नुकसान सरकार का, देश का होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। शुगर केन की बात करें, सिर्फ अकेला शुगर केन ऐसा है जिसमें शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत आता है, तो यही एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें एक प्रकार की लीगल बाइंडिंग या फिर लीगल प्राइस है। बाकी जो एमएसपी है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ये लीगल नहीं है। इट्स सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब 2016-17 की बात करें और 2019-20 की बात करें, तो देखिए 2016-17 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 79.7 मिलियन मेट्रिक टन चावल और गेहूं खरीदे 9.6 मिलियन किसानों से। 2019-20 में ये 111.4 मिलियन मेट्रिक टन सामान खरीदा 16 मिलियन किसानों से, और इसकी कीमत क्या हुई? 2,15,000 करोड़। जस्ट इमेजिन कि ये दो वीट और पैडी के किसानों से जो सामान खरीदा, इतने 16 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 60 लाख किसानों से सरकार ने 2,15,000 करोड़ का सामान खरीदा है, वीट और चावल। बाकी की आइटम्स को लीगल करेंगे, ये नॉर्मल एमएसपी है, इट्स नॉट लीगल।
अगर लीगल एमएसपी हो जाएगी तो क्या सरकार के पास इतने पैसे होंगे 20 लाख 15 लाख करोड़ का सामान हर साल खरीदना? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट। फिर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है ये स्टेट लिस्ट में है, और कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी क्यों डिक्लेयर करती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरह किसानों की मदद करना चाहती है। तो 23 ऐसी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की एमएसपी डिक्लेयर की जाती हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट लेवल पर होता है। अब एमएसपी के साथ जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि चावल की बात करें, लेट्स से वीट। अब वीट जो है वो पंजाब में भी उगाया जाता है और गुजरात में भी उगाया जाता है। तो पंजाब में वीट का जो सिस्टम है वो, पंजाब का मेन क्रॉप है वीट, राइट, और गुजरात का मेन क्रॉप वीट नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा गैप होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हो रहा है पंजाब में और गुजरात में, इनपुट्स क्या क्या डाले जा रहे हैं, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, इनफैक्ट लेबर वेज जो है वो भी अलग होगा, मजदूरी भी अलग होगी, इज़न्ट इट? पंजाब में कुछ अलग मजदूरी होगी और गुजरात में अलग मजदूरी होगी। तो ये एमएसपी जो है उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन की भी आवश्यकता है, इज़न्ट इट? कि राज्यों के हिसाब से एमएसपी अप एंड डाउन हो सकती है या फिर होनी चाहिए, क्योंकि आप हर एक एमएसपी, चावल की एमएसपी आपने 10 रुपीज़ पर किलो कर दी, तो कई जगहों पर पंजाब में 10 रुपीज़ पर किलो इज़ बिग अमाउंट, अच्छी बात है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है चावल या फिर गेहूँ सॉरी। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में इतनी बड़ी क्वांटिटी में गेहूँ प्रोड्यूस नहीं होता कंपेयर टू पंजाब। तो 10 रुपये जो है वो उनके लिए कम हो सकते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा कॉस्ट ज़्यादा है। सोचिएगा इसके बारे में। 86% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल। हमारे देश में 86% जितने किसान जो हैं उनके पास एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, गरीब हैं। अब हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका टू थर्ड यानी कि 65% जितने लोगों को सरकार जो है वो नॉमिनल रेट में या फिर फ्री में फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है। पे अटेंशन हियर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। शांता कुमार कमिटी ने ये कहा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो मार्केट में से सामान खरीदता है एमएसपी देकर, तो जो प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद जो परचेज कर रहे हैं उसकी कीमत, उसका कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल अगर आपने 10 रुपये दिए तो 10 रुपये में से 6 रुपये ये सारी चीज़ों के चले जाते हैं। एमएसपी का 60% जो है वो प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। और अगर हमारे देश के 86% किसान जो हैं वो गरीब हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोकल लेवल पर ग्रेनरीज बनाएं, आप स्टोरेज की फैसिलिटी तैयार करें गांव-गांव में? लेट्स से आपने स्टोरेज की, हो क्या रहा है कि गेहूं जो है वो आप एक जगह पर बेचने के लिए जाते हैं, फिर सरकार खरीदती है, फिर उसको कहीं पर स्टोर करती है, फिर से उसको प्रोवाइड करने के लिए उसी गांव में पहुंचाने के लिए सरकार को फ्यूल और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो लोकल लेवल पर अगर हम स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट कर दें, तो आपके गांव में लेट्स से 10 किसान हैं, टोटल पॉपुलेशन है 100 लोग रहते हैं वहाँ पर, तो ये 10 किसान ने लेट्स से 100 किलो चावल या फिर गेहूँ पैदा, वट एवर इट इज़, राइट, वीट, राइस एक्सेट्रा, बनानाज, वट एवर, जो भी आपको चाहिए वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े शहरों या फिर टाउन में नहीं, वो आप ही के गांव में स्टोर किया जाए, और वहाँ से ही ये 100 लोगों में से अगर लेट्स से 66 लोगों को सरकार को ये चावल या फिर गेहूँ प्रोवाइड करना है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट वहीं से ही किया जाए। तो ये गांव का सामान गांव में ही रहेगा, बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन और इन सारी चीज़ों का खर्च जो है वो बच जाएगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें इस आर्टिकल में ये पढ़ने को मिल रहा है। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसान सारी चीज़ों को रिटेल में ख़रीदता है और होलसेल में बेचता है। ये अदर वे राउंड होना चाहिए ना, चीज़ों को होलसेल में ख़रीदे और रिटेल में बेचें। तो इसके लिए एफपीओ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात की है कि एक ऐसी एजेंसी हम तैयार करें कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन मार्केट है उसका सिनारियो क्या है। अगर किसी देश को चावल की आवश्यकता है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर चावल की डिमांड है, तो हमारा देश के किसान को पता चले और चावल का एक्सपोर्ट हम कर सकें, ज़्यादा पैसे कमा सकें।
फिर जो हमारे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आईसीएआर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये रिसर्च करें और ये सारे रिसर्च और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट करें, किसानों को ट्रेन करें ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। रेडियो में प्रोग्राम कंडक्ट किए जा सकते हैं और राइट डेटा कलेक्ट करना होगा हमें खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ, तभी जाकर हम राइट पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकेंगे। जो कैटल हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ हो, कम से कम बीमार हो आपका एनिमल, कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स आप उसमें से बना सकते हैं। राइट, मीट है, फिर लेदर हैं, देन यू हैव मिल्क हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनिमल अलग अलग कैटल के होते हैं। तो इसकी मार्केट के बारे में अवेयरनेस और वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई बातें भी किसानों को पता होनी चाहिए ताकि वो पानी और ज़मीन का सदुपयोग करें। और अगर ज़्यादा बारिश होने वाली है, कम बारिश होने वाली है, तो ये सारा डेटा भी उनके पास होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, इसको देख लीजिएगा। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफ़र। कल मैं नहीं हूँ लेकिन ये ऑफ़र है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।